महायुद्ध का 13वां दिन है आज और ऐसे में इस वक्त एक बार फिर तेल अवीव से गाजा पट्टी तक जबरदस्त हलचल महसूस की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजरायल पहुंच चुके हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे ऋषि सुनक। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक का ये इजरायल दौरा है। कल आप जानते हैं 18 अक्टूबर की तारीख जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे थे और अब आज ऋषि सुनक इजरायल पहुंचे हैं। कतर, इजिप्ट और तुर्की भी जा सकते हैं ऋषि सुनक। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये वो तमाम देश हैं जो किसी तरीके से वो मध्यस्थता वाला रास्ता अगर निकालने की कोशिश की जाए तो फिर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी को लेकर अहम हो जाता है ऋषि सुनक का ये दौरा। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऋषि सुनक इजरायल पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजरायल पहुंच चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस युद्ध में हमास के आतंक को मिटाने में इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका भी खड़ा हुआ है, ब्रिटेन भी खड़ा हुआ है, जर्मनी भी खड़ा हुआ है। आप जानते हैं 17 अक्टूबर को जर्मन चांसलर भी इजरायल पहुंचे थे। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे। आज ऋषि सुनक की ये तस्वीर आपके सामने है। इजरायल पहुंचे हैं ऋषि सुनक। अब से कुछ देर पहले ही उनका विमान लैंड हुआ है तेल अवीव में और अब वो मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। तो ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, हमास के आतंकवाद का खात्मा करना है। इजरायल प्रतिबद्ध है और इजरायल की इस प्रतिबद्धता के साथ जो पश्चिमी देश हैं वो इजरायल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अमेरिका, यूके, जर्मनी, वो तमाम देश हैं जो मजबूती से इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा पट्टी में, जिसको लेकर भी सवाल दुनिया के मन में, और उनको कैसे एड्रेस किया जाए, क्या इसी को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि कतर, इजिप्ट और तुर्की भी जा सकते हैं ऋषि सुनक। इस बीच आपको बताते हैं कि ऋषि सुनक जो आज पहुंचे हैं इजरायल, इससे पहले और कौन कौन इजरायल पहुंच चुका है इसके बारे में जरा आपको जानकारी देते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, इस जंग की वजह से कहीं तेल की कीमतों में आग ना लग जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन अब जरा जानकारी देते हैं दर्शकों को कब कब कौन इजरायल पहुंचा है। आप जानते हैं 7 अक्टूबर वो तारीख जब इजरायल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला बोला था। अमेरिका की तरफ से सॉलिडारिटी दिखाते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो सबसे पहले दुनिया भर के बड़े नेताओं में सबसे पहले इजरायल पहुंचने वाले नेता बनते हैं, और उसके अगले दिन ही लॉयड ऑस्टिन जो हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री, वो 13 अक्टूबर को अमेरिका पहुंच जाते हैं। इसके बाद तो सिलसिला एक तरीके से चल पड़ता है दुनिया भर के नेताओं का, जिसमें 17 अक्टूबर को रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल सेवलाकू वो पहुंचते हैं इजरायल, और फिर 17 अक्टूबर को ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजरायल पहुंच जाते हैं। 18 अक्टूबर कल का दिन था। पूरी दुनिया देख रही थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे, और इजरायल पहुंचते साथ ही जो बाइडेन साहब ने जिस तरीके से गले लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को, उसको लेकर संदेश बड़ा साफ स्पष्ट पूरी दुनिया को गया। आज ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं इजरायल। इस बीच आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो दो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। देखिए, कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जो इजरायल पहुंच चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त एक्स डिप्लोमैट महेश सचदेव जी मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे जहां इजरायल से, युद्ध भूमि से हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और जरा जानते हैं आशीष सिंह से, ऋषि सुनक की मुलाकात शुरू हो चुकी है इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और कितने घंटे की ये विजिट, ये दौरा इजरायल का रहने वाला है ऋषि सुनक का, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास आशीष? रुमाना, इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होगी और उसके बाद में एक एक्सपेंडेड, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और ऋषि सुनक के बीच में 1-to-1 मीटिंग होगी, और उसके बाद में डेलीगेशन लेवल एक्सपेंडेड टॉक जिसे कहते हैं वो होगा। मुझे बताया गया है सोर्सेज द्वारा कि लगभग 12 बिलियन US डॉलर्स का एक अनाउंसमेंट करेंगे गाजा पट्टी के लिए, फिलिस्तीन के लिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, और ये लगभग 1/3 इंक्रीज होगा जो ऑलरेडी
ब्रिटेन की यह सरकार पैलेस्टीन को पहले से एड देती आती रही है, जो कि कुल अब 50 बिलियन यूएस डॉलर, 50 मिलियन, आई बेग योर पार्डन, 50 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी है, इसने एक सेंटर स्टेज ले लिया है। तैयारी और तैनाती के बाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो ग्लोबल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इस डोमेन में काफ़ी कुछ प्ले किया जा रहा है, और इसी की झलक हमें पिछले 2-3 दिनों से दिख रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, आज ऋषि सुनक और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों भी आएंगे, जो कि इसमें से हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि वो न केवल इजराइल आ रहे हैं, इसमें से अधिकतर लोग या तो प्लान है या तो फिर वो जा रहे हैं इजराइल के बाद में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में। और ये सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है, बेसिकली दोनों तरफ से मीटिंग करना, दोनों तरफ बातचीत करना और फिलिस्तीन को एड प्रोवाइड करना। ये एक साफ साफ दर्शा रहा है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो सेंटर स्टेज लेता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो मिलिट्री बिल्टअप है उसे भी लगातार मेंटेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या कम कर दी है, वो बल्कि बढ़ ही गई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एक तीसरा बड़ा शिप यूएस ने लगा दिया है। ब्रिटेन की तरफ से इजराइल को भी सैन्य मदद दी जा रही है, जर्मनी की तरफ से दी जा रही है, अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। तो ये दोनों फ्रंट अब इक्वली आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पहले से ही थी, अब डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी साथ में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जल्दी से महेश सरदेव सर से एक रिएक्शन लेते हैं। सर, ये जिस तरीके से पश्चिमी देश मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक सब वहां पर पहुंच रहे हैं इजराइल, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है ना, कि साहब एड दे रहे हैं गाजा पट्टी के लिए एड, तो क्या ये अरब वर्ल्ड को, अंग्रेजी का शब्द है ना, पैसिफाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, शांत कराने के लिए, दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। इजराइल का जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है इजराइल, उसको ठंडा करने की कोशिश है कि विश्व इजराइल के साथ खड़ा है और आप को प्रतिशोध के लिए गाजा पर हमला करने की या हिजबुल्लाह पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अरबों को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि गाज़ा पर जो हो रहा है उसमें उसको नियंत्रित करने का प्रयास है। ये विरोधाभास है इन दोनों चीज़ों में। हाँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर ऐसे विरोधाभासों की कमी मध्य पूर्व में नहीं होती है। हाँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो नेता, पाश्चात्य देशों के नेता जो आ रहे हैं जी, वो बाइडेन की असफल यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी दूसरे तरीके। आप असफल कह रहे हैं बाइडेन की यात्रा? जी, क्योंकि वो अरबों में नहीं जा पाए। हाँ। इजराइल के लिए उनका समर्थन ज्ञातव्य था, पहले से ही मालूम था कि अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, तो उसमें कोई नई चीज नहीं हुई, सिवाय इसके कि बाइडेन दिखाना चाहते थे। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, सवाल यहाँ पर जनरल कोचर ये उठता है कि ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से की जा रही है, ये मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि जब यूएन के अंदर प्रस्ताव आता है उस पर तो अमेरिका वीटो लगा देता है वहां पर एड वाले मामले पर। देखिए, ये बाइडेन की विजिट को मैं अनसक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज विजिट के इमिडिएटली बाद इजिप्ट ने एग्री कर लिया अपना बॉर्डर खोलने के लिए, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो वहाँ पे 150 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, अभी वो गाजा स्ट्रिप में अभी बस ये टाइमिंग का अभी लोगों ने डिसाइड करना है कि आज या कल। अभी तक आने नहीं दिया अंदर इजराइल की तरफ से, अभी उनको इजाजत नहीं दी गई है कि अंदर घुसे। इजराइल ने एग्री किया है। ये स्टेटमेंट आई है, जॉइंट स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी है जी। इसमें इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको अलाउ करेंगे। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको अभी इसको नज़र आ रही है कि आप 2006 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको आप इस एग्जांपल के साथ रिलेट कीजिए जी। 2006 में लेबनान के साथ वॉर हुई थी इजराइल की, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि इजराइल के 2 सोल्जर्स को अबडक्ट किया था लेबनान ने। वो लड़ाई 1 महीने तक चली थी, और उस लड़ाई में इजराइल ने कुछ हासिल नहीं किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इजराइल की ज़्यादा उसमें कैजुअल्टीज हुई थी। तो राइट, अगर आप उसको इस सिचुएशन से रिलेट करेंगे और ये गाजा स्ट्रिप से रिलेट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर ये
लंबी भी अगर चलेगी तो इजराइल को इसमें ज़्यादा एक्चुअली गेन होगा, उसको लॉस होगा क्योंकि पैलेस्टीनियंस की लाइफ जाएगी। और आप एड की बात करते हैं, मेरा एक छोटा एक्चुअली कमेंट है एड के लिए। ये एड में एक मैसेज ये जा रहा है कि हम एड पैलेस्टीनियंस को दे रहे हैं, हम हमास को नहीं दे रहे। एक डिफरेंशिएशन किया जा रहा है हमास और पैलेस्टीन। वो बिल्कुल वो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि वो डिफरेंशिएशन करके एड जो दी जा रही है और उस एड के जरिए वो जो अरब वर्ल्ड है उसको जो साधने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मुमकिन यहां पर इस सिनेरियो में लग रहा है हो पाएगा? जनरल सोई, ये वैसे ही में देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, और ख़ास तौर से जिस प्रकार से चाहे वो भी हॉस्पिटल में अटैक आए हैं, तो एक लोकल पॉपुलेशन की जो अभी हमास ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है कि इस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं कि कितनी वो बात फैल गई है, ना केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि यूरोप में भी कई देशों में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ख़ास तौर से जब हालात इतने कठिन हो। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, उसको अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी देखना है, जो उसने चोट खाई है उसका बदला लेना है। तो यहाँ पर लेकिन कोशिश की जा सकती है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, बातचीत की हमेशा कोशिश होनी चाहिए। यही बात है कि आज ये पहले जो भी आ रहे हैं, आज इस कोशिश में ऋषि सुनक किस हद तक कामयाब हो पाएंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि इजराइल तो वो पहुंच गए हैं। अब क्या अरब वर्ल्ड के कुछ देशों में वो जा पाएंगे? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन वो तो नहीं जा पाए। जाना था उनको जॉर्डन, जहां पर उनको मुलाकात करनी थी, जॉर्डन के किंग से भी, इजिप्ट वाले जो हैं उनको भी वहां पर पहुंचना था, पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास उनको भी वहां पर जॉर्डन में होना था, और इन सब के साथ उनको बैठक करनी थी, वो तो नहीं हो पाई। लेकिन अब ऋषि सुनक क्या कोई आगे कदम मध्यस्थता बीच के रास्ते के लिए बढ़ा पाएंगे, निकल पाएगी राह? इस पर नजर है हमारी। इस सब के बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं वॉर रूम। हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त मौजूद हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। राजेंद्र, शुक्रिया रोमाना। जंग की जो आग लगी है उसने तेल की कीमतों में आग लगाई है, तो कैसे लगाई है, किस तरीके से लगाई है, क्या फिगर्स हैं, आइए आपको बता देते हैं। 4 अक्टूबर को तेल की कीमतें थी $85 प्रति बैरल से थोड़ा सा ज्यादा, फिर 11 अक्टूबर को ये $85 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई, 18 अक्टूबर को ये $91 प्रति बैरल से ज्यादा जा पहुंची। ये है तेल की कीमतों में लगी आग का असर। 2 हफ्तों में बढ़ोतरी आप देख लीजिए, ये सारे फिगर्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से इस जंग की वजह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। वापस आपको रोमाना के पास ले चलते हैं, बैक टू रोमाना। तो ये युद्ध का प्रभाव, तेल की कीमतों में ये लगती हुई आग, और फिर क्या इसकी चपेट में अब पूरी दुनिया महंगाई की मार के तौर पर आती हुई नजर आ रही है। इजराइल पहुंचे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और उनकी इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की खबर सामने आ रही है। ऋषि सुनक जो हैं वो जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति कल जो पहुंचे थे इजराइल, उसके बाद इजराइल दौरा है ये ऋषि सुनक का, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब माना यह जा रहा है कि इजराइल के बाद कतर, इजिप्ट, तुर्की भी जा सकते हैं ऋषि सुनक। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं युद्ध भूमि से, इजराइल तेल अवीव से। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं आशीष से, क्या मोहर लग गई है इजराइल के बाद, और कहां-कहां, किन-किन देशों में जा सकते हैं ऋषि सुनक? इसको लेकर खबर क्या है आशीष? बिल्कुल, ये कंफर्म हो चुका है कि ऋषि सुनक जो 3 मिडल ईस्ट के अरब वर्ल्ड के देश हैं, इजिप्ट, कतर और लेबनान, ये 3 जगहों पर, 3 में से कम 2 जगहों पर वो ज़रूर जाएंगे। दर्शकों को मैं कंफर्म कर दूं कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ठीक ऋषि सुनक के इजराइल विजिट के समय वो मिडल ईस्ट के बाकी इन 3 देशों में है जिसका हमने जिक्र किया, और यहाँ पर वो ऑलरेडी भूमिका बना रहे हैं ऋषि सुनक के वहाँ पर आने के लिए। ऐसे में होगा ये कि जो एक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का दौरा जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था, विशेष तौर पर फिलिस्तीन के और कुछ और वो मिडल ईस्ट के लीडर्स के साथ में एक समिट को लेकर जॉर्डन में, वो हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया। और जाहिर सी बात है कि अब जो सेकेंड लेयर होती है जिसमें जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसे बाकी देश शामिल हैं, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इन मिडल ईस्ट के बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि काफी ज्यादा एक लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ, उनके साथ भी बातचीत का फ्रंट खोला जाए। तो इस बात की बहुत जानकारी यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष सिंह दे रहे हैं सीधे इजराइल तेल अवीव से कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो इस वक्त
इजराइल तेल अवीव में हैं। इसके बाद वो इजिप्ट, कतर, लेबनान जाएंगे। इजराइल पहुंचे हुए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और इजराइल पहुंचकर ऋषि सुनक का अब पहला बयान है जो सामने आ गया है। ऋषि सुनक कह रहे हैं, उस देश में हूं जो इस वक्त दुख में है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ है ब्रिटेन। प्रतिबद्धता ब्रिटेन की दोहराई है ऋषि सुनक ने। इजराइल के साथ इस वक्त यूके खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। ये संदेश जो दिया जा रहा है ऋषि सुनक की तरफ से, ट्वीट कर ये बयान ऋषि सुनक की तरफ से साझा किया गया है। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तो ये अब जो युद्ध का सीन है, दुनिया जिस तरीके से बाकायदा दो खेमों में इस वक्त बटी हुई नजर आ रही है, बीच का रास्ता निकलता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। सचदेव सर, तो कुल मिलाकर किधर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और आप तो क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में 12 साल तक रहे हैं, अरबी भाषा के जानकार भी हैं, तो पहले जरा दर्शकों को बताइए ना, हमास ये एक एक्रोनिम टाइप्स है? जी, हमास का पूरा फॉर्म है हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया। तो हरका से मतलब मूवमेंट, और मुकावमा का मतलब रेजिस्टेंस, और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट इनका पूरा फॉर्म है। इसी तरह से पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद PIJ जो है वो भी इसी तरह से जिहाद अल इस्लामी अल फ़लस्तीनी, तो उस तरह से इसका मतलब आते हैं। लेकिन सर वहां पर सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने क्या होगी? क्योंकि इजराइल कह रहा है साहब हम हमास का खात्मा करेंगे। आप तो उस इलाके में रहे हैं, वहां सर्व किया आपने इतने साल। गाजा पट्टी के लिए कहा जाता है कि साहब वो तो कंक्रीट का जंगल है, वहां पर इतनी संकरी गलियां हैं, और जो टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो किस तरीके से मुमकिन हो पा रहे होंगे? देखिए, इसमें कहना ये चाहूँगा कि इतिहास गवाह है कि जब से इजराइल फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ है, अक्सर जो युद्ध होते हैं उनमें एक पंक्चुएशन पॉइंट आता है जबकि बड़ा नरसंहार होता है, चाहे वो दार यासीन हो 48 सन में, या शाबरा शातीला हो 82 सन में, या इस समय हॉस्पिटल का जो कांड हुआ है 2 दिन पहले वो हो। तो ये जब बड़े जब नरसंहार का कांड होता है, उसके बाद से जो मुआदला या ये कोई समीकरण बदल जाता है और युद्ध फिर निचली सतह पर जाना शुरू होता है, क्योंकि दोनों पक्ष इससे सहम जाते हैं और फिर ये प्रयास तो मतलब किया इंटेंसिटी जाता है। घटती है। हाँ। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय दोनों पक्ष इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ये ज्ञातव्य है उनको कि ये इस तरह की चीज़ें बार बार होंगी तो हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, ना हमारे दुश्मन का फ़ायदा। जनरल कोचर, आप सहमत हैं इस बात से? ये इंटेंसिटी कम होती हुई अब नजर आ रही है क्या? क्योंकि इजराइल तो कह रहा है साहब हम ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। मैं एक इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। सर ने एक फॉरेन एनालिस्ट की तरह बात किया है, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह जी। एक मिलिट्री एनालिस्ट के लिए अगर मैं इस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड अपना करता हूं तो अभी इजराइल एक पॉज दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है 7 और 10 दिन तक इजराइल कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव अपना लॉन्च नहीं करेगा। एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक। हाँ, एक मीडिया कैंपेन अभी स्टार्ट करेगा इजराइल, और वो एक अपना इसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश ये करेगा कि हम ये ऑफेंसिव क्यों लॉन्च करना चाहते हैं और हमारी मजबूरी क्या है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि ये बेसिकली अर्बन और गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएगा, बिकॉज सारी वहाँ पे 300 किलोमीटर की टनलिंग हो चुकी है और इतना सॉलिड उनका वहाँ पे डिफेंस है, और जो रॉकेट्स हैं जो इन लोगों ने अपने प्लेस किए हुए वो टनल के एंट्रेंस पे किए हुए हैं। और जो मेरी अभी जानकारी है कि वो हमास ये रॉकेट्स के सामने सिविलियन पॉपुलेशन को, बच्चे और औरतों को रखेगा। हाँ। और जैसे ही तो मतलब फिर तो ये मामला अभी लंबा खिंचेगा, और ऐसे में अगर ये मामला लंबा खिंचेगा तो पूरी दुनिया के लिए एक जो सबसे बड़ा संकट है वो तेल को लेकर जो खड़ा हो सकता है, क्योंकि जंग ने लगा दी है तेल में आग, और जब तेल की कीमतों में आग लगेगी तो इसका असर भारत पर किस रूप में पड़ेगा, ये जानने के लिए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं वॉर रूम से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ। राजेंद्र,
शुक्रिया रोमाना। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि तेल की कीमतों में इस जंग के शुरू होने के बाद कैसे इजाफा हुआ है, कैसे आग लगनी शुरू हुई है। तो उधर जंग की आग लगी हुई है और उसकी वजह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, और भारत में असर इसका क्या पड़ने वाला है वो बता दें। स्वाभाविक सी बात है, सरकार को महंगा तेल, महंगा क्रूड ऑयल खरीदना होगा। $1 पर बैरल बढ़ने पर 800 से 1000 करोड़ रुपयों का असर पड़ेगा। इतना हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा जैसा कि हम बता रहे हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में कहां से तेल का आयात होता है, इंपोर्ट कहां से करता है भारत, वो भी आपको बता देते हैं। सितंबर 2023 से अब तक देखिए, रूस से 36% क्रूड ऑयल हमने खरीदा है। ऐसे ही इराक से 23% क्रूड ऑयल कच्चा तेल हमने खरीदा है। सऊदी अरब से 13%, जो हमारा टोटल इंपोर्ट है उसका 13% सऊदी अरब से हमने किया है, और अमेरिका से 5% क्रूड ऑयल हमने अपने टोटल इंपोर्ट का लिया है। अन्य देशों से 23% आयात किया है हमने तेल। इस तरीके से भारत ने तेल आयात किया है इन देशों से, और अब तेल की कीमतों में आग लग रही है। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था पर इसका कुल प्रभाव नकारात्मक है। वापस रोमाना के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो जनरल्स हुए 50% के आसपास जो हम तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं वो इधर ही मिडिल ईस्ट वाले देशों से एक तरीके से। तो जाहिर सी बात है, तेल की कीमतों में आग लगेगी तो फिर तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, और पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो सकती है। नहीं, बिल्कुल रुमाना जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इनफैक्ट जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ग्लोबल कीमतें ही बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल हमारे बजट में जैसे वो बता रहे थे कि 800 से 1000 करोड़ तक का फर्क पड़ जाता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसकी महंगाई से, इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे राशन हो, चाहे ग्रोसरी हो या कपड़े हो, हर चीज में, क्योंकि मूवमेंट है, हर चीज में प्रोडक्शन के लिए हमें तेल चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसका जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो भी काफी भयंकर होगा, क्योंकि भारत ही नहीं, आप देखिए कि यूरोप और बाकी देशों पर भी इसका काफी फर्क पड़ेगा। रशिया यूक्रेन के बाद पहले ही दुनिया एक तरह से महंगाई की दौर से जूझ रही है, महंगाई के दौर से परेशान है, और ये युद्ध की जब मार पड़ेगी तो इसका एक इफेक्ट, डबल इफेक्ट हो जाएगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मुझे जनरल कोचर को यहाँ पर लेकर आना होगा। और सर, जो पिछला वाला युद्ध था यूक्रेन रूस वाला, जो अभी भी जारी है, उस दौरान वैसे तेल के मामले में भारत का फायदा हो गया था, क्योंकि हमने, दुनिया ने जब रूस को अलग थलग करने की कोशिश की तो साहब हमने रूस से तेल की जो खरीदारी है वो जारी रखी, जिसका अभी आंकड़ा हमारे सहयोगी दिखा भी रहे थे कि सितंबर के महीने के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी से हम इंपोर्ट कर रहे थे वो रूस से। लेकिन अब यहां वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज देखिए, तेल की कीमत आपकी क्यों बढ़ती है, एक तो आपके शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, और दूसरा जब भी वॉर होती है इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बढ़ जाता है, बिकॉज ये आपका मेडिटेरियन सी का एरिया है, यहाँ पे वर्ल्ड का 40 to 50% ट्रेड पास करता है। तो आप देखेंगे अगर तेल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक पेट्रोलियम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हम $95 पर बैरल तक हम झेल पाएंगे। अगर इसके आगे प्राइस बढ़ती है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इसको बजटिंग में पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। और जैसे आपके एनालिस्ट ने अभी समझाया भी है कि इसको बजटिंग में इसका कितना एक्चुअली फ़र्क आएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका तेल की प्राइस बढ़ती है और जब आपका इस तरीके इम्पैक्ट होता है तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की जो कीमतें हैं, जो आपकी करेंसी है, वो भी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रुपये के ऊपर पड़ेगा, डॉलर के ऊपर पड़ेगा, और ये यूक्रेन वॉर के ऊपर भी पड़ेगा। आप देखेंगे अब यूक्रेन वॉर में जो इनको सपोर्ट मिल रही है वेस्टर्न नेशंस की, जो यूक्रेन को मिल रही है, उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट आने वाला है। महत्वपूर्ण बात आप करें। बड़ी खबर आ रही है युद्ध भूमि से, हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमलों में तेजी आई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, इजरायली फोर्स का गाजा में बड़ा हमला। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत ध्वस्त कर दी गई है। गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक जारी हैं। हमास के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार निशाना साध रहा है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पट्टी में ही एक इमारत जिस पर निशाना साधा गया, और देखिए किस तरीके से ये काला घना धुआं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं। ये वो इमारत है, बहुमंजिला ये इमारत है गाजा पट्टी में, रिहायशी बिल्डिंग बताई जा रही है जिस पर ये अटैक किया गया है।
इजराइल की तरफ से पहले ही बता दिया गया है साफ तौर पर कि इजराइल हमास के आतंकवाद का खात्मा करेगा, प्रतिबद्ध है वो आतंक को मिटाने के लिए। और इसीलिए ये आतंकवादी जो गाजा पट्टी में आम लोगों को अपनी ढाल बनाते हुए रिहायशी इलाकों में या अन्य जगहों पर जहां पर भी छिप रहे हैं, इजराइल वहीं पर चुन चुनकर इन पर निशाना साध रहा है। और इस बीच हमास के ठिकानों पर हमलों का एक वीडियो सामने आया है। सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी राजेंद्र तैयार हैं उस वीडियो के साथ। बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आप बता भी रही हैं और लगातार दिखा भी रही हैं, इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही है गाजा में हमास के ठिकानों पर, और उसी से संबंधित एक वीडियो इस वक्त जो सबसे ताजा वीडियो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, बल्कि तेज हुई है, और उसका एक नया वीडियो सामने आया है। वो नया वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये इस एयर स्ट्राइक का सबसे ताजा वीडियो, ये देखिए आप, ये वीडियो इजरायली एयर स्ट्राइक हमास के ठिकाने पर गाजा में इजरायली बॉम्बर्स कैसे बम बरसा रहे हैं, ये उसका एक सबसे ताजा उदाहरण, ये उसकी सबसे ताजा तस्वीर आप देखिए। गुबार उठता हुआ इस बॉम्बार्डमेंट के बाद इजरायली बॉम्बर्स ने जो बम गिराए हैं हमास के ठिकानों पर गाजा में, उसके बाद आप देखिए भीषण बमबारी इजरायली वायुसेना की, इजरायली एयरफोर्स की, इजरायली बॉम्बर्स की। धुएं और धूल का गुबार उठता हुआ इन इलाकों पर बमबारी के बाद ये देखिए आप गाजा में कैसे रिहायशी बिल्डिंग्स पर हमला किया गया है। आपको राजेंद्र, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बारूदी तबाही से जुड़ा एक और वीडियो है जो सामने आया है, और आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से ये तबाही, बारूदी तबाही युद्ध भूमि से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमास के खिलाफ इजराइल के जो हमले जारी हैं उसी से जुड़ी हुई ये ताजा तस्वीरें हैं वीडियो के जरिए जो सामने आई हैं। अब्राज अज़-ज़हरा में इजराइल ने अटैक किया है, और यहां जो अटैक हुआ है उसमें बारूदी तबाही जो हुई है उसी का ये वीडियो आपके सामने। देखिए कैसे पूरा इलाका इस वक्त खंडहर में तब्दील होता हुआ, बल्कि मलबे में तब्दील होता हुआ अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पूरी इमारतें जो कभी यहां तनी हुई खड़ी होंगी अब सब मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। तो इन इलाकों पर चुन चुन कर निशाना इजराइल की तरफ से साधा जा रहा है, और साफ तौर पर इजराइल ये कह रहा है कि ये हमास के आतंकवादी ठिकाने गाजा पट्टी में जो पनपे हुए हैं उन्हीं का खात्मा किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जानकारी आपको देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की युद्ध भूमि से सामने आ रही है। गाजा में इजराइल का जो हमला जारी है, तो इजराइल ने आतंकवादियों के ठिकानों पर अब ताजा एयर स्ट्राइक कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक, लॉन्चिंग पोस्ट, सुरंग जिस पर एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादी ढेर भी हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी जो इजराइल को मिल रही है। देखिए आप किस तरीके से ये तबाही का वीडियो आपके सामने है। इन इमेजेस को देखकर क्या समझ आ रहा है जनरल सोई? देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो इजराइल बिल्कुल प्लान तरीके से आगे जा रहा है। कहीं एकदम उसको शुरू में झटका लगा, उसका बिल्कुल आप देखिए कि जो जो स्ट्राइक हो रही है, ज़्यादातर पिन पॉइंट स्ट्राइक है। इससे पहले जो टारगेटेड स्ट्राइक है, जहां से खबर मिल रही है वहां पर स्ट्राइक हो रही है। आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से आप दिखा रहे हैं कि रोज उनके 2 या 3 टॉप कमांडर्स मारे जा रहे हैं जी। कभी नुकट फोर्स का कमांडर मारा जा रहा है, कभी नेवी का मारा जा रहा है, कभी फाइनेंशियल जो कोर ग्रुप के लोग मारे जा रहे हैं। ये इनकी कमर तोड़ने की कोशिश है ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी बात यह है कि इनके डिफेंस स्ट्रक्चर को नुकसान